प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मोहित सैनी, जनता इंटर कॉलेज नहेड़ा गुज्जर। आज आपके सामने कक्षा 10 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में आपको बताएंगे कि बहुपद होता क्या है। ठीक है। बहुपद से पहले हमें क्या देखना है? बहुपद से पहले हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक में चर व अचर राशियों का प्लस माइनस व गुणा के साथ संयोजन बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे ये लिखा हमने, x क्या हुआ? उसमें चर राशि हुई, 2 3 1 क्या हुआ? अचर राशि हुई। इसके अंदर प्लस, ये क्या है? 2x की 2 मतलब इसमें गुणा का निशान है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो अचर व चर राशियों का प्लस माइनस व गुणा के साथ संयोजन बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपने ये भी लिखा तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। आपने लिखा 2 अंडर रूट x प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1, ये भी क्या हुआ? एक बीजीय व्यंजक हुआ। तो चर व चर राशियों का प्लस माइनस व गुणा के साथ संयोजन बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब इस बीजीय व्यंजक में से निकल कर आता है बहुपद। बीजीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या इससे पहले चैप्टर में हम आपको बता चुके हैं। 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ठीक है। तो बीजीय व्यंजक, आप बहुपद को तो बीजीय व्यंजक कह सकते हैं, लेकिन बीजीय व्यंजक को, सभी बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन लगा दी कि चर की घात क्या होनी चाहिए? 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट ये होनी चाहिए। एग्जाम्पल, उदाहरण, 2x प्लस 1, चर की घात कितनी हुई? 1। 1 क्या हुआ? पूर्ण संख्या। चर की घात 2 1, यहाँ पर चर की घात 2 है, यहाँ पर कितनी है? 1। पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या है? बहुपद हुआ। ये भी क्या हुआ? बहुपद हुआ। ठीक है। अब अगर हम इस बीजीय व्यंजक की बात करें, यहाँ पर चर की घात कितनी है? 3/2, और यहाँ पर चर की घात कितनी है? 1/2। तो 3/2 और 1/2 दोनों ही पूर्ण संख्या नहीं होते। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं हुआ, ये बहुपद नहीं हुआ, लेकिन ये बीजीय व्यंजक है। ऐसे ही x प्लस 1/x, अब देखो मैंने लिखा x प्लस 1/x, इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस एक्स की पावर -1। ये जब x की 1/x है तो पावर -1 हो जाएगा। -1 क्या है? -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी क्या हुआ? ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा। सॉरी, ये बहुपद नहीं होगा। बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं होगा।
तो सिंपल सी बात है, बहुपद क्या होता है? बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट होती है। ऐसे मैंने एक लिखा 2, 2 का मतलब क्या हुआ? 2x की पावर 0। ये भी एक बहुपद है, इसको बोलते हैं अचर बहुपद। इसमें x की घात कितनी हुई? 0 हुई। तो सारी बातें क्लियर होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब जिसकी घात ये होगी वही बहुपद होगा, इसके अलावा बहुपद नहीं होगा। ये तो हमने आपको डेफिनेशन बताई बहुपद की। अब बहुपद में कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे बहुपद के बारे में हमने आपको बताया कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद मतलब क्या हुआ? लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। तो बच्चों नाम से ही क्लियर है, रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब जिसकी घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 1 हो, 1 हो। जैसे x + 1, 2x, x, 3x। यहां इस बहुपद में x की घात कितनी है? 1। इस बहुपद में x की घात कितनी है? 1। इसमें कितनी है? 1। इसमें कितनी है? 1। तो ये चारों एग्जाम्पल किसके हैं? यह रैखिक बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, चर की उच्चतम घात 1 हो। नाम से क्लियर था। द्विघातीय बहुपद, नाम से क्लियर है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नाम से क्या क्लियर है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो। चर की उच्चतम घात 2 हो। जैसे एग्जाम्पल x की घात 2, 2x की घात 2 + x + 1। सिंपल। तो त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय अगर लिखते हैं हम, त्रिघातीय ऐसे ही अब आप देखते हैं त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। इसका मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। त्रिघातीय नाम से क्लियर है कि जिस बहुपद की उच्चतम घात कितनी हो? 3 हो। उच्चतम घात 3। तो आप देखते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद, बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चतुर्थ घात मतलब इसकी उच्चतम घात कितनी हो? जिस बहुपद में चर की उच्चतम घात 4। ठीक है। अब आपने समझ लिया रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद। ये तो आपने घातों के हिसाब से समझा। ठीक है। अब इस प्रकार
एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। नाम से क्लियर हो जाएगा। त्रिपदीय, चतुर्पदीय, एक पदीय मतलब जिसमें एक पद हो, घात नहीं देखनी, पद देखना, इसमें एक पद हो। जैसे 2x, x की घात 5, 2x की घात 7 एटसेट्रा। द्विपदीय जिसमें के अंदर दो पद हो, 2 + x, x की घात 3 + 2x, x की घात 5 + 7, कितने पद हुए? 2 पद। इसमें घात से कोई मतलब नहीं, घात चाहे कुछ भी हो जाए, घात 2 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, घात से मतलब नहीं है, पद हो। एक पदीय में एक पद होना चाहिए, द्विपदीय में 2 पद होने चाहिए, त्रिपदीय में 3 पद होने चाहिए। ये तो थी बात ही। अब हमारे पास जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो हम देखते हैं अचर बहुपद और शून्य बहुपद। अचर बहुपद और शून्य बहुपद। अचर बहुपद, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। अचर बहुपद, अचर बहुपद वो होता है जिसमें उच्चतम घात 0 होती है। उच्चतम घात 0, जैसे एग्जाम्पल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये सब क्या होंगे? ये सब अचर बहुपद होंगे। क्यों होंगे? इसमें उच्चतम घात 0 कैसे होगी? 1 × x की घात 0, 2 × x की घात 0, 3 × x की घात 0, 5 × x की घात 0। x की पावर यहाँ भी 0 है, x की पावर यहाँ भी 0 है, x की पावर यहाँ भी 0 और x की पावर यहाँ भी 0 है। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आप इनको भी बहुपदी कहते हैं, ये बहुपदी होते हैं। लेकिन घात कितनी होगी इसकी? 0 होगी। शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल, इंपॉर्टेंट, 0 पॉलिनोमियल। बस ये शून्य होता है, शून्य। इसी को 0 बहुपद बोलते हैं। अगर आपसे 0 बहुपद की घात पूछता है, शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात, तो इसकी घात अनडिफाइंड होती है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। देखो बच्चों, शून्य बहुपद केवल शून्य होता है और शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। और ये अपरिभाषित कैसे ही, आओ जरा इसको समझें। देखो 0 को आप ले सकते हैं 0 × x की घात 1, 0 को आप ले सकते हैं 0 × x की घात 2, 0 को आप ले सकते हैं 0 × x की घात 5, 0 को आप सकते हैं 0 × x की घात 10। कुछ भी घात लगा सकते हैं आप 0 के साथ, तो मल्टीप्लाई 0 जाएगी। अगर देखें तो यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो किसको आप उचित घात मान लोगे? सारी घातें अनुचित है, इसलिए बताया गया कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। कारण हमने बता दिया, क्योंकि 0 को आप 0 × x की घात 1 भी ले सकते हैं, 0 को 0 × x की घात 2 भी ले सकते हैं, x की घात 5 भी ले सकते हैं, x की घात 10 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसकी घात क्या होगी? अपरिभाषित। ये क्वेश्चन आपसे आता है कि शून्य बहुपद की घात बताइए, तो क्या लिखनी है? अपरिभाषित। और अचर बहुपद की घात बताइए, 0। अचर बहुपद की घात कितनी होगी? 0। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक। तो प्यारे बच्चों, बहुपद का शून्यांक क्या होगा? जैसे हमने एक बहुपद लिया 2x
प्लस 1, या सिंपली लिखो, पहले हमने लिया x प्लस 1, ये बहुपद हुआ, रेखीय बहुपद हुआ। बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक का मतलब क्या हुआ कि शून्यांक, शून्य प्लस अंक, ठीक, कि ऐसा अंक जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए। शून्यांक का मतलब x का ऐसा मान, ऐसा अंक रखेंगे आप x की जगह कि बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो वो उसका शून्यांक कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसके अंदर x बराबर -1 रख के देखिए, इसको px मान लीजिए, तो px इक्वल टू -1 रखा आपने, -1 प्लस 1 बराबर 0 आ गया। तो x की वैल्यू -1 रखी तो उसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। इस बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो x -1 क्या हुआ इसका, x -1 इसका शून्यांक हुआ। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम शून्यांक को, जो शून्यांक है उसको आपको इन ग्राफ्स के माध्यम से बताएंगे। किसी बहुपद के कितने शून्यांक हो सकते हैं। कोई भी बहुपद आपके पास ये हो y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई बहुपद हुआ, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स ले लिया, px ले लो, इसके अकॉर्डिंग px है ना, px लिख लो। px को हमने क्या मान लिया, y मानना, px को हमने क्या माना, y माना। तो ग्राफ तो आपने 9th में बनाना सीखा था, ग्राफ कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमने y इक्वल टू अगर x प्लस 1 तो ग्राफ बनाना होता है तो कैसे बनाएंगे, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दो पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर हम y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू -1 आता है, x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 1 आता है। तो दो पॉइंट हमारे पास क्या आ गए, -1 0 और 0 1। तो इन पॉइंट्स को हम ऐसे मिला के कि 0 1 कहाँ होगा, 0 1 ये होगा, -1 0 ही होगा, और ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ठीक। ऐसे ग्राफ बन गया। तो जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ हमने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे ही y इक्वल टू px है, px की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है। px तो एक पॉलिनोमियल है, px क्या हुआ, बहुपद हुआ, वो एक घाती भी हो सकता है, दो घाती भी हो सकता है, तीन घाती भी हो सकता है। अगर वो एक घाती है तो उसका ग्राफ लगभग ऐसा आएगा, कैसा आएगा, एक सीधी लाइन होगा, ठीक है ना। अगर वो दो घाती है तो उसका ग्राफ इस शेप में आएगा, इस शेप में, या फिर इस शेप में, या फिर इस शेप में, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अगर तीन घाती है तो तीन घाती में ग्राफ लगभग, मतलब कि अगर तीन घाती है तो वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर काटेगा। अगर एक घाती है तो एक घाती केवल 1 पॉइंट पर, दो घाती उसको 2 पॉइंट पर काटेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पहला ग्राफ है, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3 और ग्राफ नंबर 4। अब हम इस ग्राफ में देखते हैं कि हमारा जो y इक्वल टू px है, ये इसका ग्राफ है। ये x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काटता है, x एक्सिस को केवल और केवल 1 पॉइंट पर काटता है। तो इसका शून्यांक कितना होगा, इसका शून्यांक कितना होगा, 0 होगा। शून्यांक कितना होगा, 1 होगा। इसका शून्यांक 1 क्यों हुआ, ये 1 पॉइंट पर काटा तो शून्यांक इसका 1 क्यों हुआ, क्योंकि इसी पॉइंट पर y 0 है, इसी पॉइंट पर पॉलिनोमियल का मान 0 है। अभी शून्यांक की डेफिनेशन कैसे बताई, क्या बताई थी कि ऐसा अंक, ऐसी वैल्यू जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्यांक कहलाता है। तो जो ये वैल्यू आपके पास आई, अगर आप इसको बहुपद में रखते हैं तो शून्यांक का y का मान, अब बहुपद क्या मानना आपने, y मानना। अगर इस का मान x की जगह आप रखते हैं तो y का मान 0 हो जाता है। तो इस पॉइंट पर y 0 है, यानी इस पॉइंट पर बहुपद 0 है, क्योंकि आपने यहाँ y को ही बहुपद माना है, y को ही क्या माना है, बहुपद बराबर px, y बराबर px है, यानी y बहुपद px बहुपद y, तीनों बातें एक ही होगी। यानी इस पॉइंट पर y यानी बहुपद 0 हो गया। तो कितना पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, तो शून्यांक कितना हुआ, 1 शून्यांक हुआ। अब यहाँ पर कितने शून्यांक है, 2 शून्यांक है। इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है, 0 है। इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू कितनी है, 0 है। और y क्या है, बहुपद है। y क्या हुआ, बहुपद हुआ। तो बहुपद इस पॉइंट पर भी 0 है और बहुपद इस पॉइंट पर भी 0 है। अगर अभी आपको क्या बताया था, अगर बहुपद का मान जिस वैल्यू को रखने के बाद शून्य हो जाता है तो उसकी वो शून्यांक कहलाता है। तो उससे कितने शून्यांक हुए, 2 शून्यांक हुए। यहाँ कितने शून्यांक हुए, 2। यहाँ पर कितने शून्यांक हुए, 1। और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर कितने शून्यांक हुए, 3। और ऐसे ही 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हुए, 1 2 3 4।
यहाँ पर कितने शून्यांक हुए, 4 शून्यांक हुए। अब ग्राफ के माध्यम से आप बता सकते हैं, अगर आपको ग्राफ दिया गया है कि इस बहुपद के कितने शून्यांक हुए, ये किसी भी बहुपद का ग्राफ है, ठीक है। y इक्वल टू पी एक्स कुछ भी हो सकता है, पी एक्स एक्स प्लस 1 भी हो सकता है, पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, ठीक है ना, पी एक्स एक्स क्यूब प्लस 4x भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ तो समथिंग इस तरह ग्राफ बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x हुआ तो समथिंग इस तरह का ग्राफ बनेगा, एक्स की पावर 4 में हुआ तो समथिंग इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। लेकिन यह आपको पता लग गया कि इसको ही शून्यांक क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है। ग्राफ बनाते हुए देखा कि अगर ये वैल्यू 1 है तो ये पॉइंट कितना होगा, 1 0 होगा ना, तो y की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इस पॉइंट पर जो ये पॉइंट a है, इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है। अब इन दो पॉइंट a और b पर y की वैल्यू 0 है। अब इन a b c d जितने भी पॉइंट्स है, इन पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है, तो ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, शून्यांक हुए। इसे कितने शून्यांक हुए, 3। इसे कितने शून्यांक हुए, 4। उम्मीद है कि आपको एक ग्राफ से शून्यांक बताना समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है वो है कि शून्यांक और गुणांकों में संबंध। वो हम आपको केवल बता दें द्विघात बहुपद के लिए। किसके लिए बताएंगे, द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। जब किसी बहुपद के शून्यांक निकालने होते हैं तो क्या करते हैं, उसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, a से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब हमारा जो ये बहुपद था ये इस फॉर्म में आ गया, बात समझ में आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, ये बहुपद हमारा इस फॉर्म में आ गया। तो अब हमने क्या माना कि ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के अल्फा बीटा 2 शून्यांक हैं। अब अल्फा और बीटा इसके भी शून्यांक होंगे, इसके शून्यांक होंगे, इसके शून्यांक होंगे। अब चूंकि अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक है, तो गुणनखंड परिमेय क्या कहती है, गुणनखंड परिमेय से x माइनस अल्फा कोमा x माइनस बीटा, इसके 2 गुणनखंड होंगे, इसके 2 गुणनखंड होंगे। इसलिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलेगा। ये हमारा बहुपद था जिसके रूट अल्फा और बीटा है, ये हमारे पास गुणनखंड की मल्टीप्लाई कर गया है। अब दोनों पक्षों की तुलना करते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, करो दोनों पक्षों में x से गुणांक की तुलना करोगे, दोनों पक्षों में x के गुणांक की तुलना करने पर, x के गुणांकों की तुलना करने पर, जब x से गुणांक की तुलना करें तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी है क्या, x का गुणांक, ए है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हुआ। x क्या है, b क्या है, x का गुणांक, a क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक। अब क्या करेंगे आप, अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की
तुलना करने पर, जब आप अचर पद की तुलना करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी क्या है, अचर पद, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अभी आपने क्या किया, द्विघात बहुपद के गुणांक व शून्यक में संबंध निकाल लिया। अल्फा प्लस बीटा कितना किसके बराबर आया, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद और प्रोडक्ट यानी गुणनफल किसके बराबर आया, सी अपॉन ए, ये कुछ नहीं है, किसके बराबर आया, सी अपॉन ए, सी बटा ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये योगफल हो गया, ये क्या हुआ, गुणनफल। तो आज आप इतना ही समझेंगे। बस इसमें एक बात थोड़ी सी मैं और बता दूं आपको, जैसे कि हमने लिखा कि ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा गामा हैं। तो अल्फा प्लस, इसके अंदर तीन चीजें बनेगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जो प्लस होता है वो यहां से आता है और चिन्ह चलता है माइनस, माइनस प्लस माइनस, इसके लिए माइनस, और एक होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, और इसके अब आता है बचता है प्रोडक्ट यानी गुणनफल अल्फा बीटा गामा, इसके लिए माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो सबसे पहला आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या होगा, सी अपॉन ए, प्लस के सी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा ये तो होता है प्लस अल्फा बीटा गामा, ये हो गया, ये बचा ये डी अपॉन ए। तो ऐसे आपको याद रखना है कि इसके लिए माइनस का चिन्ह लगता है, इसके लिए प्लस का, फिर इसके लिए माइनस का, अल्टरनेट चलता है, माइनस प्लस माइनस। तो ये तीन घात के लिए बता दिया हमने, ये तीन घात के लिए हमने शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध बताया, और द्विघात के लिए हमने पूरा प्रूफ करके बताया कि कैसे आया। ऐसे ही आप त्रिघात के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने द्विघात के लिए आपको बताया गुणांकों और शून्याङ्कों में संबंध। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। कल हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, धन्यवाद।